जा रहा है। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस समझ रहे हो, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर, वाटर ऐड करते हैं और उसी चीज़ों को लेकर के बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर मान लो कि कोई एक एसिड है Ha और BOH एक क्या है, बेस है, तो ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनता है? AB सॉल्ट और H2, यही है ना। तो ये क्या है? एसिड, ये क्या है? बेस, ये क्या है? और ये क्या है? वाटर। ये तो समझ में आ ही रहा। इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसको अगर हम लोग रिवर्स करते हैं, तो रिवर्स करेंगे तो यहाँ पे क्या बनने वाला बताओ? AB प्लस H2O, और ये कन्वर्ट होता है, मान के चलो कि AB एक्वस और B माइनस एक्वस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है कि कोई भी सॉल्ट में इतना वाटर ऐड करे, मतलब एक्सेस अमाउंट में, सो दैट कि ये अपने किसमें, आयंस में टूट जाए। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? हाइड्रोलिसिस कहते हैं। इसको धीरे धीरे करके समझेंगे, पहले अभी डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखाएंगे। ठीक है, तो पहले इसको लिखो, और अगर इसको हम इक्विलिब्रियम की तरफ से थोड़ा सा रिलेट करें तो इसको थोड़ा सा रिवर्सिबल बनाना पड़ेगा, इसको भी रिवर्सिबल। अगर ये न्यूट्रलाइजेशन है तो इसके लिए के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? के न्यूट्रलाइजेशन। इसके लिए क्या हो जाएगा? KH हाइड्रोलिसिस। और देखो कि ये रिएक्शन जो है इसका एक क्या है? रिवर्स है। तो रिवर्स है तो इसको हम लोग यहाँ पर हाइड्रोलिसिस को क्या कह सकते हैं? 1/K न्यूट्रलाइजेशन। कहने का मतलब है कि अगर सिंपल तरीके से अगर हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोलिसिस इज द रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। समझे इसको? इसको फटाफट लिखे, फिर इसको हम रिलेट करेंगे थोड़ा सा लैटिस एनर्जी और हाइड्रस एनर्जी। शायद हमने आपको बताया था लैटिस और उसके लिए पढ़ने के लिए ना, लिख लिया इसको। लिख लिया? अब देखो अगर हम ओरिजिनल तरीके से अगर बात करें कि हाइड्रोलिसिस होता है क्या है, उसको समझो। मान लो कि इसको दो तरीके से समझते हैं। मान लो कि AB एक सॉल्ट है, तो पहले सॉल्ट को हम लोग तोड़ेंगे उसके आयंस में, मतलब A प्लस गैसेस फॉर्म, B माइनस गैसेस फॉर्म। तो अगर एक मोल सॉल्ट को उसके रेस्पेक्टिव आयंस में तोड़ते हैं तो यहाँ पे जो एनर्जी देते हैं उसको क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी। और देना पड़ रहा है इसलिए क्या है? प्लस लैटिस एनर्जी। अब यहाँ पर देखो कि A प्लस गैस के फॉर्म में, B माइनस भी क्या है? गैस के फॉर्म में। अगर हम लोग यहाँ पर H2O ले, H2O में भी क्या है? लिमिटेड की एक्सेस। तो यहाँ पर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो A के ऊपर में अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो वाटर मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से ऑक्सीजन के ऊपर में क्या होता है? पार्शियल निगेटिव, तो ये इससे जुड़ जाएगा, और ऐसे पूरे वाटर मॉलिक्यूल इससे जुड़ेंगे, और यहाँ पे जुड़ेंगे तो एनर्जी रिलीज करेगा, उसको क्या कहते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि B माइनस है, एनायन है, तो इसमें H है, O है और H है, तो इनके बीच में होगा, क्योंकि अब देखो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल निगेटिव है, हाइड्रोजन के ऊपर कैसा है? पार्शियल पॉजिटिव। अब हाइड्रोजन इससे इंटरेक्ट होगा, तो क्या है कि वाटर जो है वो केटायन को भी सॉल्वेट कर रहा है, एनायन को भी सॉल्वेट कर रहा है। ड्यू टू दैट रीजन वाटर को कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कह रहे हैं, समझ में आ रहा? इट कैन सॉल्व केटायन एज वेल एज एनायन। अब इसी चीज को लेकर के हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं। तो जब इनसे इंटरेक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, और उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी। तो ये जो A है, A प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक्वस। B माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक्वस में। इसको क्या कहते हैं हम लोग? हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, अब अगर इसको देखो कि पूरी चीज़ों को अगर हम लोग यहाँ पे ऐड करें, रिएक्शन को,
हाइड्रोलिसिस क्या होता है ना, उसको समझना होगा। तो अगर इनको हम यहाँ पर क्या करें, ऐड कर दें इस रिएक्शन को। अगर इस रिएक्शन को ऐड करते हैं तो A प्लस गैस ये कैंसिल होगा, B माइनस B कैंसिल होगा। इसका मतलब है कि AB जो सॉल्ट है और यहाँ पर क्या ले लें, H2O है ना, ये लिक्विड के फॉर्म में है और एक्सेस है, एरो के ऊपर का यही मतलब होता है। इसमें ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, A प्लस एक्वस और B माइनस एक्वस, समझे इसको। और यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होता है उसी को कहते हैं हम लोग एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेशन एनर्जी या कुछ इस तरीके का, इसी को हम लोग कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। अब अगर यहाँ पर देखो कि जो डेल्टा H सॉल्यूशन है या सॉल्वेशन है वो किसके बराबर है, तो लैटिस एनर्जी माइनस हाइड्रेशन एनर्जी, यही होगा। कोई भी सॉल्ट कब सॉल्युबल होगा, कब प्रिसिपिटेट होगा, वो यही चीज बताता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो स्पॉन्टेनिटी का कंसेप्ट याद रखोगे, तो अगर डेल्टा H निगेटिव है इसका मतलब प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, मतलब ये प्रोसेस होगा। अगर मान लीजिए कि डेल्टा H पॉजिटिव है तो इसको हम क्या कहने वाले हैं, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब ये नहीं घुलेगा, समझिए इस बात को। यहाँ भी वही चीज है। तो अगर डेल्टा H निगेटिव है मतलब होगा। डेल्टा H निगेटिव कब होगा, डेल्टा H निगेटिव कब होगा बताओ, एकदम सही कह रहे हो कि डेल्टा H सॉल्यूशन निगेटिव तब होगा when the magnitude of hydration energy, when the magnitude of hydration energy is, यही हुआ। इसका मतलब है कि a salt will be soluble only if hydration energy is greater than lattice energy। मतलब हम हमेशा यही चाहेंगे ना, रिलीज एनर्जी ज्यादा होगा किससे, अप्लाइड एनर्जी से। तो ये लैटिस एनर्जी दे रहे हैं और ये हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, रिलीज एनर्जी। व्हेन द रिलीज एनर्जी इज मोर देन अप्लाइड एनर्जी देन ओनली द सॉल्ट इज सॉल्युबल, समझे इस बात को। नाउ डेल्टा H सॉल्यूशन अगर ये ज्यादा है, ये कब होगा, व्हेन लैटिस एनर्जी इज ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी, ये उससे ज्यादा होगा। तो इस केस में सॉल्ट सॉल्युबल होगा, इस केस में सॉल्ट इनसॉल्युबल होगा। तो किसका फॉर्मेशन करेगा, प्रेसिपिटेशन का। तो पहला तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का टर्म्स ये होना चाहिए, ए सॉल्ट विल बी सॉल्युबल इफ हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। बात समझ में आ रहा है, ए सॉल्ट विल बी सॉल्युबल ओनली इफ हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। लिखो इसको, a salt will be soluble only if magnitude of hydration energy is greater than magnitude of ये लैटिस एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा किससे, लैटिस एनर्जी, तभी सॉल्ट घुलेगा, अदरवाइज नहीं घुलेगा। तो जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, तो उसमें तो ये कंडीशन एकदम होना चाहिए। इसमें भी बहुत सारे कंडीशंस आते हैं। तो पहला जो समझाएं ये चीजें समझ में आपको, ये एक प्रकार का थर्मोडायनेमिक्स का रिवीजन भी है। क्या बोल रहे हो, कहाँ डाउट है, प्रेसिपिटेट है मतलब इनसॉल्युबल है ना, प्रेसिपिटेट इसका मतलब है इनसॉल्युबल। और इस लाइन को यही लिख ले, डेल्टा H ऑफ सॉल्यूशन निगेटिव, निगेटिव कब होगा, व्हेन हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। ए सॉल्ट विल बी सॉल्युबल ओनली इफ हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। ठीक है, टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है क्योंकि दोनों के लिए एक समान टेम्परेचर होगा, लैटिस एनर्जी के लिए भी और हाइड्रेशन एनर्जी के लिए भी। तुम देखे होगे ना कि कोई भी अगर हम लोग पानी ले और पानी में एक सॉल्ट लेते हैं बहुत जल्दी से घुलता है, इनो देखो बहुत जल्दी घुल जाता है, तो उसमें बाइकार्बोनेट होते हैं। जैसे अभी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आप लोग को पढ़ाया जाएगा इनऑर्गेनिक में सबसे लास्ट में। तो इनऑर्गेनिक में बस ज़्यादा चीज़ें आप पढ़ोगे तो कन्फ्यूजन होगा, कुछ कुछ चीज़ें बताते हैं। दैट इज सॉल्ट ऑफ अमोनियम, सॉल्ट ऑफ बाइकार्बोनेट्स, दे आर हाईली सॉल्युबल, बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। तो जैसे नमक डाले NaCl, उसको घुलने में थोड़ा समय लगता है, बट इनो तुरंत घुल जाता है। तो उसका एक रीज़न वो भी है क्योंकि इसलिए सॉल्युबल है क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा किससे होगा, लैटिस एनर्जी से। यहाँ तक के कंसेप्ट क्लियर है। अच्छा, कभी कभी इसमें थर्मोडायनेमिक्स में ये चीज़ें पूछा जाता है कि विच सॉल्ट इज मोर सॉल्युबल। तो जहाँ पर
इन दोनों के डिफरेंस जितना ज्यादा होगा वो सॉल्ट उतना ज्यादा सॉल्युबल होगा। दोनों के बीच में डिफरेंस है, मान लीजिए हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी के बीच में डिफरेंस की बात करें, एक डिफरेंस है 15 किलो जूल का, एक डिफरेंस है 25 किलो जूल का, तो कौन सा सॉल्ट ज्यादा सॉल्युबल होगा? 25 वाला। बात समझ में आ रहा? तो इसको अगर तुम लिख सकते हो कि सॉल्युबिलिटी वाले टर्म्स में, या इस चैप्टर में भी सॉल्युबिलिटी आएगा, वहां भी हम पढ़ाएंगे कि जहां पर इन दोनों के बीच में ज्यादा डिफरेंस होगा दैट सॉल्ट विल बी मोर सॉल्युबल। समझे इसको? तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है, समझ में आ रहा? तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस यही है ना, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस यही है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? दैट इज इंट्रैक्शन ऑफ, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को क्या कह सकते हैं हम लोग? यही है ना कि कोई सॉल्ट जो है अपने रिस्पेक्टिव आयंस में क्या हो जाए, पूरी तरीके से सॉल्वेट हो जाए, दैट प्रोसेस इज नोन एज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो लिखो, व्हेन 1 मोल सॉल्ट, इसलिए सॉल्ट हाइड्रोलिसिस जो होता है ना वो पर मोल बात करते हैं। व्हेन 1 मोल सॉल्ट, when 1 mole salt is completely, when 1 mole salt is completely dissolved with excess of water, then it is called salt hydrolysis. Then it is called salt hydrolysis. ठीक है? ब्रैकेट में लिख सकते हो, इट इज रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इट इज रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना? ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का क्या है? एक रिवर्स फॉर्म है। समझे क्या कह रहे हैं हम लोग? ठीक है, ये बोर्ड वाली चीजें लिख ली होंगे। इस टॉपिक से आगे बढ़े। अब देखो, अब अगर आप एनसीईआरटी की तरफ जाएंगे ना, तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ, वो लाइन क्या लिखा हुआ कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ Cl माइनस Br माइनस I माइनस सल्फेट आयन, क्लोरेट आयन, नाइट्रेट आयन, Na प्लस, K प्लस, है ना, ये सब का कुछ कुछ नाम दिया हुआ है कि इनका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब देखो उस लाइन को अब रट तो नहीं सकते हो, देखो कितना आसानी से उसको हम कहते हैं। लिखो, आयंस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जो आयंस स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से हैं ना, देयर हाइड्रोलिसिस इज नॉट पॉसिबल। ये कहना, वो लाइन जो है ना, ये कहना चाह रहा, क्या कहना चाह रहा समझे? ऐसे आयंस जो कि कहां से आए हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड से, स्ट्रॉन्ग बेस से, दोनों से, उनका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल ये नहीं होता, यही कहना चाह रहा है। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन होते हैं? HCl, HBr, यही सब चीज होते हैं। तो ये कहना चाह रहा है, जैसे HCl क्या देगा? Cl माइनस, HBr क्या देगा? HI क्या देगा? I माइनस, HNO3 भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, NO3 माइनस, उसके अलावा SO4 माइनस 2, ClO4 माइनस। ये कह रहा है इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, इनका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी का कौन कौन आता है? NOH, Na प्लस, फिर क्या हो जाएगा? K प्लस, Rb प्लस, CS प्लस, Ca प्लस 2, Sr प्लस 2 और Ba प्लस 2, जो एक जनरल जो है, इनका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। देयर हाइड्रोलिसिस इज नॉट पॉसिबल, इनके हाइड्रोलिसिस जो है वो नहीं होंगे। क्यों नहीं होगा उसको हम एक्सप्लेन करते हैं अभी यहाँ पर। जैसे देखो, मान लो कि Cl माइनस है और इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस करने का मतलब है एडिशन ऑफ वाटर। तो वाटर में देखो क्या है, दो पार्ट होते हैं, H प्लस और OH माइनस। Cl माइनस जो है किससे इंटरेक्ट होगा, H प्लस से कि OH माइनस से? H प्लस से। तो H प्लस से अगर ये रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनने वाला है,
HCl और क्या बनने वाला है बोलो, OH माइनस एक्वस। रिएक्शन समझ में आ रहा है आपको? वाटर है टूटेगा H प्लस और OH माइनस में, Cl माइनस विल अट्रैक्टेड टुवर्ड H प्लस। लेकिन ये बाय नेचर क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का डिसोसिएशन क्या होता है? ऑलमोस्ट। तो ये HCl बना। अब तुम HCl की खासियत देखो, अगर ये OH माइनस नहीं रहता, वाटर भी रहता, तो भी ये डिसोसिएट हो जाता। और H2O जो है उसके कंपैरिजन में OH माइनस में डिसोसिएशन और ज्यादा होगा, क्योंकि ये तो बेस है, H प्लस को निकालने में मदद करेगा। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछे आपसे कि HCl है और वाटर है, HCl और वाटर है, HCl और OH माइनस में किसमें डिसोसिएशन ज्यादा होगा? OH माइनस में। कंसेप्ट समझ रहे हो? तो यहाँ पर डिसोसिएशन ऑलमोस्ट ज्यादा होगा, तो फिर किसमें टूट जाएगा ये? H प्लस और Cl माइनस में। तो फिर टूटेगा, तो ये जो रिएक्शन जो फॉरवर्ड गया था वो किधर की तरफ आ जाएगा? बैकवर्ड। तो नहीं हुआ डिसोसिएशन, क्या इसका डिसोसिएशन हुआ, फिर ये टूट जाएगा H प्लस और Cl माइनस में, और H प्लस और OH माइनस क्या है, फिर बन जाएगा, फिर ये वापस आ जाएगा। तो ये जो लाइन कह रहे हैं कि इनका डिसोसिएशन नहीं होगा, क्या वो समझ में आपको? सिमिलरली अगर मान लो कि Cl माइनस को ले Br माइनस ले ले, H2O है, HBr बनेगा, बट HBr इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर टूट जाएगा किसमें? H प्लस और Br माइनस में। तो हाइड्रोलिसिस का पॉसिबल ये नहीं होगा। समझे कि नहीं इस बात को? ये सारे के सारे आयंस वही हैं यहाँ पर, मतलब इसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल ये नहीं होगा। क्लियर ये चीज है? जैसे कि मान लो कि कोई बहुत बड़ा लोहा ले ले और उसको थोड़ा सा फेविकोल से उसको क्या करे, चिपका दे, तो अभी चिपकाएं तुरंत गिर जाएगा, तो कहोगे कि वो चिपका वहां पे, ये नहीं। तो यहां पर भी बना और टूट गया। अच्छा, वैसे एक और एग्जांपल देखो, पहले बोर्ड की तरफ देखो। मान लो इनमें से कोई एक लेते हैं, सबसे इजी कौन सा लग रहा है आपको? Na प्लस। तो Na प्लस एक्वस फॉर्म में है और हम H2O ले रहे हैं, ये किस फॉर्म में बताइए? लिक्विड में। तो ये किस में बनेगा? NaOH प्लस H प्लस, ठीक है। बट NaOH इटसेल्फ क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग बेस किसको कहते हैं? जो ज्यादा से ज्यादा OH माइनस रिलीज करे। तो ये जो बना ये तुरंत टूट जाएगा Na प्लस और OH माइनस में, तो ये जितना आगे गया था उतना ही क्या हो जाएगा, ये पीछे, मतलब इसका नहीं हुआ। सिंपल से कहने का पता। तो हमें लगता है कि वो एनसीईआरटी का लाइन आपको समझ में आ गया होगा, ये सारे लिस्ट समझ में आ गया होगा कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का नहीं होगा। ये समझ में आ रहा? तो सारे स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के आयंस का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। ठीक है, लिखो। लिख लिए? सभी बच्चे लिख लिए इसको? देखो, अब देखो एक लाइन क्या कह रहे हैं हम लोग कि जब इसका नहीं होगा तो किसका हाइड्रोलिसिस होगा? ऐसे आयंस जो कहां से आ रहे हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो हम लोग कह सकते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ आयंस फ्रॉम वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब वीक एसिड प्लस वीक बेस, है ना, इज ओनली पॉसिबल। ठीक है, देखो वीक एसिड का आयन कौन हो जाएगा?
CH3COO माइनस। ये आयंस कहाँ से आया? CH3COH से, तो वो एक वीक एसिड है। तो अगर इसमें हम लोग क्या करें, H2O डाल दें, तो ये बनेगा क्या? CH3COH एक्वस, और क्या होगा? OH माइनस। अब देखो एसिटिक एसिड क्या है? वीक एसिड है। इसका जो अल्फा है वो बहुत कम होता है ना, 10% से कम होता है, बट हमको पता है कि 3 से 4% होता है। तो अगर ऐसे 100 मॉलिक्यूल वहां गए, कितने गए? 100 मॉलिक्यूल, और 3-4 वापस आ गए। कितने वापस आए? 3-4। तो बताओ कि हम कहेंगे कि हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। कुछ ही वापस आए, कुछ ही वापस आए, और मैक्सिमम क्या हो गए? बढ़ गए। तो इसका हाइड्रोलिसिस हो सकता है। ये वीक एसिड है, इनका डिसोसिएशन जो है पानी में ही अगर हम बात करें बहुत कम होता है। तो यहाँ पर ये डिसोसिएट कम होगा, इसका मतलब है कि इसका डिसोसिएशन हो चुका है। सिमिलरली अगर वीक बेस का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या दिखता है आपको? NH4OH। NH4OH एक क्या है आपका? एक वीक बेस है। तो जब इसका इंटरेक्शन करते हैं किससे? H2O से, तो यहां पर क्या बनने वाला है? NH4OH, और क्या बनने वाला है? H+ एक्वस। ठीक है। अब देखो क्या है कि ये अपने में एक कैसा है? वीक बेस है, तो इसका भी अल्फा क्या होगा? कम होगा। तो यहां से उधर की तरफ जाएगा, और ये इधर की तरफ ये वापस आ जाएगा। समझे इस बात को? तो कहने का मतलब है कि इसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है। तो क्यों स्ट्रॉन्ग का पॉसिबल नहीं है और वीक का पॉसिबल है, ये कंसेप्ट समझ में आपको? और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक, ये तो समझ में आता ही है तुमको। जो पिछला जो लिस्ट लिख दिए थे वो सारे स्ट्रॉन्ग थे, उनको छोड़ दिया जाए तो सबका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है। कुछ समझ में आपको? लिख लिया इसको। आगे बढ़े। अब है कि कुछ सॉल्ट के टाइप देखते हैं कि कौन से सॉल्ट किस कैटेगरी में आते हैं, और उन किनका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल हो सकता है, किनका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं होगा। तो देखो, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सॉल्ट, पहला जो है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो आ रहा होगा। पहला कैटेगराइज किसको कह रहे हैं? द सॉल्ट विच कैम फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कि हम NaCl की बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। NaCl कहाँ से आया है? HCl+ NaOH। तो ये एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग बेस है। समझे इस बात को? तो इनमें बताओ कि किसका हाइड्रोलिसिस होगा? हाइड्रोलिसिस किसका होगा? किसी का नहीं होगा। तो यहां पर हम लोग क्या कहेंगे? नो हाइड्रोलिसिस। कुछ समझ में आपको? सेकेंड है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, वीक बेस क्या? तो एग्जाम्पल क्या ले ले? NH4Cl, ये सॉल्ट है जो कि HCl से है, और कहाँ से है? NH4OH से। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये एक वीक बेस है। समझे इसको? ये सॉल्ट बाय नेचर कैसा है? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। ये NaCl, ये न्यूट्रल है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, तो ये किस नेचर का है? तो इसको कैसा सॉल्ट कहेंगे? एसिडिक सॉल्ट कहेंगे। और एसिडिक सॉल्ट होगा तो इसका pH 7 से क्या होगा? कम होगा। ये तो फिक्स है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि सॉल्ट का नेचर बताइए। अच्छा, अब यहां पे देखिए, इस केस में स्ट्रॉन्ग एसिड का आयन कौन है? Cl-। क्या Cl- का हाइड्रोलिसिस होगा? नहीं होगा। वीक बेस कौन है? NH4OH है।
तो इसका क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा या नहीं होगा? होगा। तो किसका हाइड्रोलिसिस होगा? Cl माइनस का? नहीं, Cl माइनस का कि NH4 प्लस का? NH4 प्लस एनायन है कि कैटायन है? तो इसको हम लोग यूज वर्ड करते हैं कैटायनिक, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, CH। क्या कहते हैं? कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। बात समझ में आ रहा? इसमें किसी का हाइड्रोलिसिस नहीं, तो नो हाइड्रोलिसिस है। तीसरा है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो सबसे बढ़िया जो एग्जांपल हमको दिखता है CH3CO माइनस और Na प्लस, यही है। ये आ कहां से रहा है? CH3COH और NaOH। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है और एक वीक एसिड है। तो बताइए कि ये जो सॉल्ट है उसका बाय नेचर कैसा होगा, एसिडिक या न्यूट्रल या बेसिक? बेसिक होगा। क्या होगा ये बेसिक सॉल्ट है, क्योंकि एसिड कमजोर है और बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो ये बेसिक सॉल्ट है। अब इस केस में तुम बताओ क्या Na प्लस का हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है? नहीं। इसका पॉसिबल होगा, हो जाएगा। तो कैटायन है कि एनायन है? तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं एनायनिक हाइड्रोलिसिस एंड शॉर्ट फॉर्म में क्या करें, AH। तो ये सब पार्ट वाइज समझ में आ रहा है आपको, किसको कैटायनिक कह रहे हैं, किसको एनायनिक कह रहे हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज फोर्थ वन। कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं जो कि वीक एसिड और वीक बेस से आते हैं। एग्जाम्पल NH4Cl, NH4 अमोनियम साइनेट। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, CH3CO माइनस NH4 प्लस। ठीक है, NH4 प्लस। तो ये जो दिख रहा है ये कहां से आ रहे हैं, वीक एसिड वीक बेस। ये भी कहां से आ रहे हैं, वीक एसिड वीक बेस। मतलब ये बाय नेचर एसिडिक होगा कि बेसिक होगा? हाँ, ऑलमोस्ट न्यूट्रल। ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। ठीक है, इसमें भी न्यूट्रल लिख दिए बट कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। क्या NaCl और Na भी यार दोनों सेम नेचर का होगा? नहीं। NaCl KCl दोनों सेम नेचर का होगा? नहीं, स्लाइटली डिफरेंस तो होगा ही होगा। उस पर अभी हम लोग आएंगे। इसमें किसका हाइड्रोलिसिस करोगे, एनायन का करोगे कि कैटायन का करोगे कि किसी का नहीं करोगे? यहाँ क्या होगा, नो हाइड्रोलिसिस होगा कि कैटायनिक होगा कि एनायनिक होगा कि बोथ होगा? तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, CH प्लस AH दोनों का। तो कुछ क्वेश्चन जो एकदम सिंपल लेवल के जो आते हैं क्वेश्चन, उसमें से ये रहता है कि सॉल्ट बना हुआ रहता है और आपको बताना है कि एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, या किस टाइप का हाइड्रोलिसिस इनको चाहिए, या किस टाइप का हाइड्रोलिसिस इसमें हो सकता है। तो ये बेसिक की चीज़ें हैं यहाँ पर। इसमें अभी पीएच वेच के बारे में हम बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पर कि किसका हाइड्रोलिसिस होगा, किसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। तो ये बोर्ड पे जितनी चीज़ें हैं वो क्लियर है। अभी हम कुछ सॉल्ट लिखेंगे और उस सॉल्ट का आपको बताना है कि ये न्यूट्रल है, एसिडिक है, बेसिक है, किस टाइप का हाइड्रोलिसिस उनको चाहिए। ठीक है, तो एसिडिक बेसिक तो थोड़ी बताइए, आयनिक और कैटायनिक बताइए। नहीं, जैसे सॉल्ट एसिडिक है कि बेसिक है वो बताना आपको। सॉल्ट एसिडिक है या बेसिक है वो बताना है, और किस टाइप का हाइड्रोलिसिस चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल ये लिख लिया उसको। यस सर। इस टॉपिक से आगे बढ़े, एक एग्जांपल लेते हैं, देखो तुम समझ जाओगे क्या हम तुमको कराना चाह रहे हैं। CH3CONa ये एक सॉल्ट है। तो पहले बताना है कि ये कौन सा सॉल्ट है, एसिडिक है कि बेसिक सॉल्ट है। तो इसमें क्या लिखोगे, बेसिक। अच्छा, बेसिक लिख लिए तो अब हमको ये लिखाने की जरूरत नहीं है कि इसका pH मोर देन 7 होगा। ठीक है, अब इसके अंदर में किस टाइप का हाइड्रोलिसिस होगा, कैटायनिक होगा कि एनायनिक होगा? किसका हो जाएगा, एनायनिक। तो आपको बस इतना ही काम करना है,
इधर का सॉल्ट हम लिखेंगे, इधर का काम आपको लिखना। जहां पर केटानिक होगा केटानिक लिखो, जिसमें अगर मान लो नहीं होगा नहीं लिखोगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम NaCl लिखते हैं तो क्या लिखोगे, न्यूट्रल, और यहाँ पे क्या लिखोगे, ये हाइड्रोलिसिस। समझ में आ रहा है क्या करना है आपको? सर एक बात बताइए, NH4CN को भी तो न्यूट्रल ही लिखेंगे, तो उसमें भी नो हाइड्रोजन। नहीं, वहां दोनों का हाइड्रोलिसिस होगा। NH4CN जो है ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। न्यूट्रल तो इसका नेचर है ना, ये नेचर है। हम तो यहाँ पूछ रहे हैं कि किसका हाइड्रोलिसिस होगा किसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। तो अगर ये NH4+ है, ये भी वाटर से इंटरेक्ट करेगा, Cn- है, ये भी इंटरेक्ट करेगा, तो दोनों करेगा, तो वहां पर दोनों होगा। ऐसा थोड़ी है कि एक का हाइड्रोलिसिस होगा तो दूसरे का नहीं होगा। बात समझे, दोनों का होगा वहां पर। ये सब सॉल्ट के एग्जाम्पल है। इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड एनिलीनियम क्लोराइड है ना, ये ऑर्गेनिक की भी चीज इसमें आता है, किसका होगा किसका नहीं होगा। लिख ली इसको। एसिडिक बेसिक हाइड्रोलिसिस लिखना है, नो हाइड्रोलिसिस AHCH बोथ। कोई केस है जहां पे बोथ हो रहा है तो बोथ भी लिखना होगा।
लिख लिए? अभी और भी एग्जाम्पल कराने हैं, इतना धीरे धीरे क्लियर कैसे होगा? NaOH HNO3 कैसा सॉल्ट होगा? किसका हाइड्रोलिसिस करोगे? नो हाइड्रोलिसिस। पोटेशियम KOH HI कैसा है? न्यूट्रल। किसका हाइड्रोलिसिस? फॉर्मिक एसिड KOH, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, कैसा होगा? ये बेसिक सॉल्ट है। K+ का तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, इस CH3HCO- का होगा, तो क्या लिखोगे? एनाइनिक हाइड्रोलिसिस। कैल्शियम क्लोराइड क्या है? न्यूट्रल। किसका हाइड्रोलिसिस करोगे? नो हाइड्रोलिसिस। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम स्ट्रॉन्ग बेस और H2CO3 वीक एसिड, तो ये कैसा सॉल्ट है? बेसिक सॉल्ट है। हाइड्रोलिसिस किसका होगा? तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस है। बेरियम सल्फेट ये कैसा है? एसिड कैसे हो गया? ये कैसा होगा? न्यूट्रल है। बेरियम हाइड्रोक्साइड बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना, कैल्शियम से स्ट्रॉन्गर होता है, स्ट्रॉन्टियम से स्ट्रॉन्गर होता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड न्यूट्रल, किसका हाइड्रोलिसिस? नो हाइड्रोलिसिस। KCl दोनों क्या है? न्यूट्रल और किसका हाइड्रोलिसिस? दोनों है ना, इस तरीके से। NH4OH वीक बेस, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या है? एसिडिक। और किसका हाइड्रोलिसिस होगा? केटायनिक। ये जो अभी न्यूज में जो चल रहा है ना, दिल्ली ब्लास्ट है ना, तो अमोनियम नाइट्रेट का यूज होता है उसमें, ठीक है ना। और या एक न्यूज में देख सकते हो कि लेबनान में इसका स्टोरेज था, तो जब ब्लास्ट हुआ था वो, तो हर कंट्री के पास स्टोरेज होता है इसका, तो लेबनान में ड्यूरिंग द कोविड इसमें ब्लास्ट कर गया था, तो लग रहा था कि जैसे किसी ने बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया है ना। तो इसके बारे में बात करते हैं। ये फिनॉल प्लस NaOH है, तो फिनॉल एक वीक एसिड होता है और ये क्या स्ट्रॉन्ग बेस है, तो कैसा सॉल्ट होगा? बेसिक सॉल्ट है। किसका होगा? एनायनिक होगा। ये क्या है? एनिलिन है, एनिलिन। बेंजीन NH2 + HCl, तो एक वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, तो कैसा होगा? एसिडिक सॉल्ट है। और इसमें हाइड्रोलिसिस किसका होगा? ये पूरा जो है ना, बेंजीन NH3+ है ना, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज अमोनियम सल्फेट। अमोनियम वीक बेस है और सल्फेट के स्ट्रॉन्ग एसिड से, तो ये कैसा होगा? ये एसिडिक है। और इसमें किसका होगा? कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। NH4Br कैसा है? वीक कैसे होगा? वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, तो एसिडिक है, क्या हो जाएगा? कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। समझ में आई इसे? तुम लोग को ज्यादा दिक्कत यही हो रहा है कि तुमको पहचानने ही नहीं आ रहा कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन है। और एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता दिए, जो लिस्ट लिख दिए वो स्ट्रॉन्ग एसिड बेस था, उसको छोड़ दिया जाए तो सारा ठीक है। बेरियम उसमें लिखे थे, तुम नहीं देखे हो गए, देखो समझे इसको। इससे आगे बढ़े फिर। Na3PO4, ठीक है। NH4Cl, कुछ और एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसी को फटाफट करिए।
टैब क्यों ओपन करके रखा? NCERT क्या फ़ायदा, बंद करो उसको। ये कैसा सॉल्ट है? ठीक है, इसमें सोडियम का नहीं होगा, एनायन का होगा। क्या होगा? एनायनिक हाइड्रोलिसिस। NH4CN कैसा सॉल्ट है? न्यूट्रल है। इसमें कैटायन का हाइड्रोलिसिस करोगे कि एनायन का, या किसी का नहीं करोगे? तो क्या लिखोगे? CN है साइनाइड। ये अमोनियम है ना, अमोनियम, इसको क्या कहते हैं? एसीटेट। तो ये कैसा सॉल्ट है? न्यूट्रल है। इसमें किसका हाइड्रोलिसिस करेंगे? ठीक है, ये कंफ्यूज करता है बच्चों को। KF कहाँ से आया है? KOH और HF। क्या HF स्ट्रॉन्ग एसिड है? नहीं, माइल्ड एसिड है। HF क्या है? माइल्ड। देखो क्या लिखे हैं? HCl लिखे हैं। क्या लिखे हैं? HCl। तो यहाँ पर ये कैसा सॉल्ट है? बेसिक सॉल्ट। किसका होगा? एनायनिक हाइड्रोलिसिस। अगर KCl, KBr, KI लिखते तो न्यूट्रल होता, नो हाइड्रोलिसिस होता। KF में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। CF2 लिखते तो सेम आंसर होता। CaF2 लिखते हैं तो क्या होता? सेम, बेसिक एनायनिक हाइड्रोलिसिस। NaHSO4 स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या है? न्यूट्रल, नो हाइड्रोलिसिस। थोड़ा सा बस ऑक्सीजन का ही ऊपर नीचे कर दिए हैं, लेकिन इससे आंसर उल्टा आ जाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, क्या हो जाएगा? बेसिक सॉल्ट और AH। तो जो चीज़ सिखाना चाह रहे थे वो सीखे। मॉलिक्यूल रटोगे एक एक करके कि कंसेप्ट सीखोगे, है ना? ये रट नहीं सकते हो, क्योंकि हम जो लिखे जरूरी है कि यही आएगा। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल आ सकते हैं, बट अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो हमको लगता है आप आराम से बना सकते हैं इसको। तो ये हाइड्रोलिसिस वाला पोर्शन क्लियर है। आगे बढ़े, टॉपिक लिखिएगा pH ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। pH ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। pH ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अब ये जो हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो ये जो हाइड्रोलिसिस करने के बाद इनका pH क्या होगा उसके कैलकुलेशन की बात करें। अभी हम लोग यहाँ पर ये बात नहीं कर रहे हैं कि pH 7 होगा, 7 से कम होगा, 7 से ज़्यादा होगा। एग्जैक्ट pH कितना होगा वो बात कर रहे हैं कि pH 5.5 होगा, 8.2 होगा, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे टोटल 4 टाइप के सॉल्ट होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस एंड वीक एसिड, वीक बेस। तो 4 टाइप के, तो चारों टाइप के सॉल्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि सबसे पहला जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इनका अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं, अगर कुछ एग्जांपल्स हम लोग लिखें तो देखो, एक चीज समझोगे, थोड़ा सा समझाते हैं, पहले कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं फिर इसको खत्म करते हैं। एक NaCl है और एक Na है, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि इनका सोर्स देखा जाए तो एक NaOH है और कौन है, एक HCl है। इसका NaOH है और कौन है, Hi है, ठीक है। अभी तक जो हम लोग पढ़े थे उसमें हम क्या कहें कि NaCl भी न्यूट्रल है, Na भी न्यूट्रल है, दोनों न्यूट्रल है। न्यूट्रल है तो pH ऑलमोस्ट कितना होगा, 7 के पास। अब देखो थोड़ा कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट हो रहा है, क्योंकि आपको ये पता है कि HCl की तुलना में कौन ज़्यादा एसिडिक है, Hi। इसकी तुलना में इसके एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। अब ये दोनों तो बराबर है, मतलब अगर हम कंपेयर करें कि सर दोनों न्यूट्रल है
फिर भी इसकी एसिडिक नेचर थोड़ा ज़्यादा होगा। तो मतलब पीएच का कंपैरिजन करें तो इसकी तुलना में इसका पीएच क्या होगा, कम होगा, थोड़ा सा उसे थोड़ा सा कम। नहीं, इसका जो भी पीएच होगा उसकी तुलना में इसका पीएच क्या होगा, कम होगा। उसी तरीके से एक और सॉल्ट कंपैरिजन करते हैं हम लोग, ठीक है। NaCl और KCl। तो यहाँ पर ये NaOH है और क्या है, HCl। यहाँ पर KCl है और क्या होना है, KOH और कौन है, HCl। तो देखो दोनों केस में HCl तो बराबर है। अब क्या है, NaOH और KOH में दोनों में बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होता है, KOH का। तो इसका मतलब है कि दोनों में कंपेयर करें तो ये इसका जो बेसिक ज़्यादा होगा, pH ज़्यादा होगा। तो दोनों का pH तो एक बराबर नहीं होगा, लेकिन अभी हम लिखवाएंगे pH = 7। कंफ्यूजन क्रिएट किया, लेकिन देखो क्या हुआ, ऐसे सॉल्ट का है ना pH = 7 एट डाइल्यूट मीडियम। ये वर्ड जो है ना ये सारा खत्म कर दे रहे हैं। pH 7 कब होगा, जब पानी बहुत होगा उसमें, और पानी का pH कितना होता है, 7। तो ये थोड़ा मोड़ा अप डाउन भी होगा ना तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा वो। pH = 7 एट कंसंट्रेटेड मीडियम इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। समझे कि नहीं बात को। अगर ये भी कंसंट्रेटेड है, ये भी कंसंट्रेटेड है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये एसिडिक टाइप का हो जाएगा। ये भी कंसंट्रेटेड है, ये भी कंसंट्रेटेड, ये तो बेसिक टाइप का हो जाएगा। लेकिन दोनों अगर डाइल्यूट मीडियम में चला जाए, पानी बहुत रहे, तो उस केस में क्या हो जाएगा ये। तो जो एनसीईआरटी है इसी लाइन को कहता है कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इसका पॉसिबल ही नहीं है। क्या इसका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पॉसिबल होगा, ऐसे सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहे हैं। लेकिन पीएच तो होगा, तो पीएच कितना होगा, कब होगा, व्हेन इट इज डाइल्यूट मीडियम। समझ में आई चीज़ है। तो ऐसे सॉल्ट रहेगा, तो ये ध्यान रखना कि ऐसे सॉल्ट का सॉल्ट हाइड्रोलिसिस जो होता है तो pH = 7 एट डाइल्यूट मीडियम। टॉपिक से आगे बढ़े। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट क्या हो जाएगा, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा देखो क्या है ना कि इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूला रट लेते हैं। फॉर्मूला रटना है, ठीक है, हम भी रटवाएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बीच के पार्ट से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बिना फॉर्मूला का भी तुम लोग कर सकते हो उसमें। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का अगर अभी हम इस क्लास में फॉर्मूला पूछे तो हमें नहीं लगता है कि 10% से ज़्यादा बच्चों को याद होगा। लेकिन अगर ये तरीका सीख जाओगे ना तो ऑलमोस्ट 100% बच्चा ये इसको कर सकता है। और दूसरा, बहुत सारे अगर क्वेश्चंस देखोगे जो नरेंद्र अवस्थी की किताब में है, वो इसके बीच के पार्ट का है, वो फॉर्मूला रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये जो अभी हम पढ़ा रहे हैं उस टर्म के हैं। तो अभी हम पढ़ाएंगे तुमको बहुत सारी चीज़ें तुमको समझ में भी आएगा। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल अगर हम लोग लें, बेसिक सॉल्ट, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो हमारे लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिखता है ये CH3CONA। ये सॉल्ट हमको बहुत अच्छा दिखता है कि भाई इसी का हम लोग समझाएं यहाँ पर। और इनका जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस में तुमको भी समझ में आ रहा है कि दो पार्ट हैं, एक ये है और एक ये है। किसका हाइड्रोलिसिस होगा, इसका होगा, इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। ये तो समझ रहे हो, अभी थोड़ी देर पहले ये सब समझा है। अब हम लोग आते हैं पार्ट वाइज में। तो देखो सबसे पहले क्या ले रहे हैं, CH3COOH एसिड ले रहे हैं ना, सॉल्ट नहीं ले रहे हैं। ये एक्वस फॉर्म में, तो ये टूटेगा किसमें, CH3COO- एक्वस, और किस में टूटेगा, H+ एक्वस, और ये क्या हो जाएगा, Ka होगा।
के क्या होगा ये तुम समझ रहे हो, है ना। के अगर हम चलो इसको लिख ही देते हैं, के क्या हो जाएगा, H प्लस CH3 COO माइनस बाई एसिड CH3 COOH। पहला स्टेप समझ में आया। अब देखो कि सॉल्ट में से किसका हाइड्रोलिसिस हो सकता है, किसका होगा, हाँ उसका, तो उसको लिखो यहां पर CH3 COO माइनस एक्वस, और इसमें वाटर ऐड करेंगे। और हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, कभी भी वाटर एक्सेस में होता है, और वाटर जब रिएक्टेंट साइड में होता है एज ए सॉल्वेंट, तो उसको इक्विलिब्रियम के टर्म में नहीं लिखते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखो। तो यहां पर ये माइनस है, इसको क्या मिल जाएगा, H प्लस CH3 COH एक्वस, और क्या होने वाला है OH माइनस एक्वस डिवाइड बाय, अच्छा एक मिनट, ठीक है, यही आ जाएगा यहां पर। ये जो रिएक्शन है वो कौन सा है, हाइड्रोलिसिस है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखने वाले हैं, KH। तो KH किसके बराबर आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट बाय द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है, CH3 COH इंटू OH माइनस डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, CH3 CO माइनस, यही होगा। थोड़ा सा देखो, अगर सॉल्ट का कंसंट्रेशन मान लो कि C है, सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या है, C है, तो इसका भी कंसंट्रेशन क्या होगा, C ही होगा, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही आयनिक इक्विलिब्रियम बताए थे कि ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो जो कंसंट्रेशन इस सॉल्ट का होगा वही उसके आयंस का भी होगा। तो C इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। इसकी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसको नहीं। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, देखो क्या होता है कि हम लोग जो अल्फा के टर्म में लिखते हैं, अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बट यहाँ पर अल्फा के बदले H यूज करते हैं, H इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पर C अल्फा के बदले क्या हो जाएगा, CH, यहाँ क्या होगा CH, ये क्या हो जाएगा CH, वेयर H इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। बात समझ में आ रहा, C इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट and H is degree of hydrolysis। ये कंसेप्ट समझ में आपको, हाँ ठीक है, यहां तक लिखो उसको। आगे बढ़े फिर हम लोग, थोड़ा सा फास्ट लिखना होगा। बड़े टॉपिक्स आगे KH वाले टर्म में आते हैं। KH इज इक्वल टू क्या होगा, CH इंटू CH C माइनस CH। तो देखो ऊपर का एक C और नीचे का एक C कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, CH स्क्वायर 1 माइनस H, विच इज नियरली अबाउट क्या हो जाएगा CH स्क्वायर, बिकॉज H इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है, और जो H होता है वो बहुत कम होता है किससे, 1 से। H क्या है, बहुत कम है, जैसे बहुत सारे केसेस में हम लोग अल्फा भी इग्नोर कर रहे थे, 1 माइनस अल्फा को क्या लिख रहे थे 1, क्यों, क्योंकि अल्फा कम था। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होता है, कम होता है, तो 1 माइनस H किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर, तो ये CH स्क्वायर ही हो जाएगा।
तो यहां से H किसके बराबर आएगा? KH बाई C। यही सब टर्म हम कह रहे थे कि NWST के क्वेश्चंस में ये सब दिया हुआ है कि H कितना होगा। अब ये तुम बताओ कि फॉर्मूला रट के तो नहीं निकाल सकते इसको कि H इज द क्या कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द हाइड्रोलिसिस और C इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, तो H यहां से निकल जाएगा। H इन परसेंट अगर पूछा जाएगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना। कर लोगे यहां तक? इसमें कहीं कोई दिक्कत? इस टॉपिक से आगे बढ़े। ये H आ गया। अगर आपसे पूछ देगा H इन परसेंट तो क्या करोगे? इस KH बाई C जो भी वैल्यू होगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना। यही काम करना उसमें, जो भी वैल्यू आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। यहां तक ले लिए? एक काम करो, ये तुम लोग कर सकते हो, KA इंटू KH को मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है। KA का वैल्यू क्या आया था? H प्लस इंटू CH3COO माइनस बाई CH3COH, यही आ रहा था इसको। और KH का वैल्यू क्या आ रहा था? CH3COH और इंटू क्या था? OH माइनस बाई क्या आएगा? देखो तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? क्या कैंसिल हो रहा है? ये और ये कैंसिल हो रहा है, ये और ये कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल होगा तो बचेगा क्या? H प्लस इंटू OH माइनस। ठीक है, इसका कुछ एक फाइनाइट वैल्यू होता है, क्या होता है? 10 का पावर माइनस 40, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? KW। यही सब चीज कह रहे हैं कि आप बहुत जगह पर ये सब क्वेश्चंस रहते हैं। KA इंटू KH इक्वल टू कितना आ गया? KW। ठीक है, ये KW आ जाएगा विच इक्वल टू 10 का पावर माइनस 40। यहाँ से एक रिलेशन आता है KH इज इक्वल टू KW बाई K। यही सब रिलेशन की बात करें। ये ऐसे रिलेशन है कि अगर इनका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन KH, KW, K, और ये सब क्वेश्चंस तभी कर पाओगे जब ये पूरा प्रोसेस आपको पता है। तुम इतना फॉर्मूला नहीं रट सकते हो, ये फॉर्मूला हम रट ले। यहां तक सीखे इसको? क्लियर है? अभी आएंगे पीएच निकालने, थोड़ा आएंगे इसको। लिख लिया? अब देखो हमारा जो मेन एम था इस टॉपिक में क्या निकालना? पीएच। तो पीएच यहां तो निकलेगा नहीं क्योंकि बेसिक सॉल्ट है। तो हम लोग यहां पे कैसे निकाल पाएंगे? अगर हमें OH माइनस कंसंट्रेशन पता चल जाए तो OH माइनस किसके बराबर है? CH के बराबर है। तो हम लोग उसी पे वर्क करते हैं अब, है ना? देखो तो OH माइनस किसके बराबर है? CH। देखो इस टॉपिक में आने के बाद हम ये बता रहे थे कि इसको हम पढ़ाने का तरीका हमारा अलग है। हम बहुत सारा फॉर्मूला नहीं रटवाते। हम यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है बस ये सीखे कि H प्लस और OH माइनस कैसे निकालते हैं। अगर वो H प्लस और OH माइनस निकालना सीख जाएगा तो pH निकालने से उसको कोई नहीं रोक सकता। तो OH माइनस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू C इंटू H, और H की वैल्यू अभी हम लोग पढ़ रहे थे। तो अगर मान लीजिए एग्जाम में सॉल्ट का कंसंट्रेशन गिवन है और हाइड्रोलिसिस भी गिवन है 2-4%, तो तुमको फॉर्मूला की तो जरूरत ही नहीं है। तो सीधे कंसंट्रेशन मान लो 0.5 m है और H है 2%, तो 2/100 OH माइनस निकल जाएगा, pH निकल जाएगा, pH निकल जाएगा। तो फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है। फिर आते हैं H इक्वल टू क्या था? KH बाई C। अंदर जाएगा तो C स्क्वायर होगा, तो KH ये किस में होगा? KH इंटू C। एक तरीका ये भी है, मान लो कि H प्लस नहीं गिवन है, H प्लस नहीं गिवन है, तो तुम यहां से तो फॉर्मूला नहीं तो रूट अंडर KH का वैल्यू गिवन होगा और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट गिवन होगा, तो यहां से निकाल सकते हैं। अभी ऊपर में देखो हम लोग क्या लिखे हैं? KH इक्वल टू KW बाई K। तो एक रिलेशन ये भी है
रूट अंडर क्या हो जाएगा, के डब्ल्यू इंटू सी बाई क्या हो जाएगा, के। सीखे इसको? तो अगर मान लो के डब्ल्यू का वैल्यू जो है 10⁻⁻14 है और के गिवन है, तो ये वैल्यू लगा करके हम लोग लिख सकते हैं। तो ये इसी चीज को हाइड्रोलिसिस को सीखना अच्छे से। और हम लोग बताते हैं आयनिक में तुम लोग अगर टफ होता है तो उसका यही सब 2-3 टॉपिक है, पीएच, बफर, हाइड्रोलिसिस, सॉल्युबिलिटी, यही 4 टफ लगता है। ये तो आर्हीनियस और ब्रॉन्स्टेड के लिए थोड़ी ड्रॉप लिया तुम लोग। तो इसको कैसे सीखना ये इसमें, इसलिए देखो बहुत एक छोटी छोटी चीजें इसमें हम करा रहे हैं। और यही सेम चीज तुमको दोबारा आज घर पे जाकर खुद से कोई डिराइव करना है, तो फिर तुमको मेरी तरह याद हो जाएगा। समझे बात को? तो कैसे OH माइनस निकलना है ये सिर्फ सीखे यहाँ तक। क्या पीएच तो नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा, पीओएच निकाल लोगे? हाँ ठीक है। तो देखो अच्छा एक तरीका और भी था इसमें, H वो हम समझाएंगे बाद में। जैसे H प्लस और OH माइनस इक्वल टू 10⁻⁻14 होता है, तो वहां से सीधे H ही निकाल लेंगे सीधे। तो POH किसके बराबर होता है, माइनस log 10 बेस OH माइनस कंसंट्रेशन, ये क्या हो जाएगा, माइनस log 10 बेस KW इंटू C बाई K, यही होगा। और इसका पावर रूट को तो लिख सकते हैं। इसको पूरा एक्सपेंड करो तो ये क्या आ जाएगा, -1/2 इधर आ जाएगा। हाँ इसको क्या लिखोगे, log 10 बेस KW प्लस log 10 बेस C माइनस log 10 बेस K, है ना। प्लस अगर करेंगे तब 1/k होगा। ये log की प्रॉपर्टी है। log a b किसके बराबर होता है, log a प्लस log b। log a बाई बी क्या होता है, log a माइनस log b। तो ये उस टर्म से लेकर के हम लोग आ जाएंगे। तो यहां तक की चीजें क्लियर है। अब देखो यहां पर हम हाफ इधर ही ले लेते हैं, देखते रहो अभी बोर्ड लिखना नहीं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस log 10 बेस 10 का पावर -14, यही होगा। इसको अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, C। अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट प्लस log के एक मीनिंगलेस फंक्शन है। तो कहने का मतलब है कि इसको हम ऐसे कर सकते हैं क्या, माइनस ऑफ माइनस log 10 बेस के। कुछ समझ में आया क्या? अरे ये माइनस है, इसको अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो माइनस आ गया, ये भी माइनस आ गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस log के का कोई मतलब होता नहीं है। पी के किसके बराबर होता है, तो अगर प्लस हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं बनेगा। तो हमको ये टर्म चाहिए, पी के चाहिए। तो देखो यहाँ पर, तो ये जो है इसको हम कैसे लिखेंगे, log माइनस log, तो ये माइनस इंटू -14 कितना हो जाएगा, +14। माइनस क्या है, log 10C माइनस क्या हो जाएगा, पी के। ये फॉर्मूला समझ में आया? ये किसका फॉर्मूला है, POH का। पीएच के लिए क्या करोगे, 14 से माइनस कर दो। इसी को देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी याद करते हैं, 7 माइनस, हम भी इसी तरीके से बोलते हैं, है ना, 7 माइनस PK प्लस log C। हमको लगता है ये फॉर्मूला बच्चा रटा होगा इसका। देखो ये बाहर आ जाएगा तो 7 हो जाएगा, और माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये उस हिसाब से चला जाएगा। तो किताब वगैरह में फॉर्मूला ये रहता है 7 माइनस PK माइनस log C।